हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हम फिर से आए हैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर राजस्व प्रशासन की। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ राजस्व प्रशासन। तो राजस्व प्रशासन का लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था राज्य सरकार द्वारा जो भी आदेश जारी होते हैं चकबंदी करने के लिए, या जो अनवारी चकबंदी होती है उसकी कौन कौन सी धाराएँ हैं, लास्ट क्लास में हमने वो जानी थी। और हमने कुछ चिन्ह जाने थे जो कि सीमा दर्शाने वाले चिन्ह होते हैं। तो आज उसके आगे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास का नाम है आधुनिक भारत में राजस्व या भूमि व्यवस्था या भूमि बंदोबस्त व्यवस्था। तो ये व्यवस्था से ऐसा हो नहीं सकता कि भूमि बंदोबस्त से या भू राजस्व से एक भी क्वेश्चन आए ना। इसके बिना लेखपाल का पेपर अधूरा रहता है, ऐसे मान के चलिए आप लोग। तो आज हम आधुनिक भारत में जो राजस्व या भूमि बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई, किसने शुरू की, क्यों शुरू हुई, क्या क्या इसके काम थे, इस सब के बारे में आपके लिए बताएंगे। तो थोड़ा सा हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम थोड़ा सा पहले इसकी हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानेंगे। आपको बता दें कि आप लोग ने शायद इतिहास में कहीं पढ़ा हो, थोड़ा सा इतिहास की तरफ भी आपको ले चलते हैं कि 22 अक्टूबर 1764 को एक युद्ध हुआ था बेटा जी। उस युद्ध का नाम क्या है? बक्सर का युद्ध। तो आपको अगर पता हो तो बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो बेटा बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों और इन 3 गुटों के बीच में हुआ था। एक गुट थी 3 लोगों की, उन 3 लोगों में और एक तरफ अंग्रेज़ों में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। ठीक है, तो वो 3 लोग कौन थे ये बात जान लीजिए। उस त्रिगुट में कौन कौन थे? देखो, उस समय जो अंग्रेज़ सेनापति थे, आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से किसने युद्ध लड़ा था? तो बेटा अंग्रेज़ सेनापति जो थे वो थे वहाँ पर हेक्टर मुनरो साहब। ठीक है, हेक्टर मुनरो साहब थे। और उस समय जो गवर्नर था वो था बेंसी टॉड या बेंसीटा, कुछ जगह मिल जाएगा, देखा हुआ आपको। और वैसे बेंसी टॉड इसका नाम है। और जो त्रिगुट था, जो 3 लोग थे विपक्ष में अंग्रेज़ों के, वो कौन कौन थे? तो उनमें बेटा एक तो शाह आलम द्वितीय थे, जो उस समय मुग़ल शासक हुआ करते थे। दूसरे मीर कासिम थे, जो बंगाल के नवाब थे, बंगाल के पूर्व नवाब थे। मतलब बंगाल के नवाब थे, अंग्रेज़ों के साथ काम कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनके लात मार दी और ये चले आए वहाँ से, फिर ये अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हो गए। तो जो मीर कासिम था ये बंगाल का नवाब था, लेकिन यहाँ पर इस युद्ध के समय ये बंगाल का पूर्व नवाब था। ठीक है, और तीसरा व्यक्ति एक और था जिसका नाम था शुजाउद्दौला, जो कि अवध का नवाब था। तो एक तरफ ये 3 लोग थे और एक तरफ सिर्फ अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था हेक्टर मुनरो और उसकी सेना। तो इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हो गए या अंग्रेज जीत गए, और ये 3 के तीनों हार गए। ठीक है, इनमें शाह आलम द्वितीय ये भी बड़ा बेकार आदमी था और शुजाउद्दौला ये भी बेकार था। मीर कासिम थोड़ा सा योग्य था, लेकिन फिर भी इसके योग्यता के बावजूद भी ये तीनों हार गए युद्ध अंग्रेज़ों से। ठीक है, फिर इस युद्ध के बाद एक संधि होती है जो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से कहीं ना कहीं कनेक्ट हम लोग अभी भू राजस्व की तरफ होंगे। ठीक है, क्या क्या कार्य थे? तो भैया इलाहाबाद की संधि हुई फिर इन दोनों के बीच में। जब ये तीनों युद्ध हार गए, अंग्रेज जीत गए, तो इलाहाबाद की संधि में देखो क्या हुआ। तो इलाहाबाद की बेटा संधि जो हुई थी वो 2 चरणों में हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की जो संधि हुई थी बेटा वो 2 चरणों में हुई थी। अब देख लीजिए, प्रथम चरण जो उसका था वो 12 अगस्त 1765 को, और द्वितीय चरण जो हुआ था वो 16 अगस्त 1765 को। तो जो प्रथम चरण था उसमें अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे, और संधि किससे हुई थी उनकी? शाह आलम द्वितीय से हुई थी। तो इसमें शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव की जो संधि हुई थी प्रथम चरण वाली 12 अगस्त 1765 को हुई थी। तो इसमें क्या क्या बातें हुई थी ये बातें समझ लीजिए। इसमें क्या बातें हुई थी? पहली शर्त इसमें यह थी इस संधि की कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूली का कार्य अब जो होगा वो अंग्रेज़ों के अंडर में होगा या अंग्रेज़ों को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बदले में क्या मिलेगा शाह आलम द्वितीय को? शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक में इसके बदले मिले, यानी 26 लाख रुपए एक साल में शाह आलम द्वितीय को मिलेंगे, और उसके बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जितना भी राजस्व, जितना भी रेवेन्यू आएगा वो सब अंग्रेज़ों को दिया जाएगा। तो ये था इसका मेन एक इलाहाबाद की संधि के प्रथम चरण की बात। इसमें एक शर्त और रखी गई थी कि जो बंगाल के नवाब होंगे
ये इसी का है, 12 अगस्त वाली संधि का ही पॉइंट है कि जो बंगाल के नवाब होंगे उनको 53 लाख के बदले निजामत का अधिकार भी अंग्रेज ले लेते हैं। यानी कि बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल का नवाब कौन था, मीर कासिम, उससे 53 लाख रुपए दे दिए गए और उससे निजामत का अधिकार अंग्रेज़ों ने अपने अंडर में ले लिया। निजामत क्या होता है साथियों, अभी मैं आपको बताऊंगा। निजामत में उस समय वहाँ के प्रशासनिक कार्य आते थे। तो यहाँ पे अब जो प्रशासन का कार्य था, जो पुलिस का कार्य था, जो लॉ एंड ऑर्डर का कार्य था, वो भी अंग्रेज़ों ने अपने अंडर में ले लिया और उसके बदले बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए निजामत के रूप में दे दिए या निजामत के बदले दे दिए। ठीक है, तो हुआ क्या, ये दो मेन बातें थी प्रथम चरण में, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में जो बातें हुई थी इलाहाबाद की संधि में। ठीक है, पहली बात क्या थी, 26 लाख रुपए शाह आलम को वार्षिक दिए जाएंगे, उसके बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व वसूली अब अंग्रेज करेंगे। और दूसरी बात क्या थी, बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए दे दिया जाएगा और निजामत का अधिकार अंग्रेजों ने ले लिया। ठीक है, अब इसका द्वितीय चरण जानते हैं। जो द्वितीय चरण इसके 4 दिन बाद हुआ, 16 अगस्त 1765 को। तो इसमें अंग्रेज तो वही था, रॉबर्ट क्लाइव, और बात थी उसकी किससे हुई, शुजाउद्दौला से। शुजाउद्दौला कौन थे, अवध के नवाब। तो ये वाली जो संधि हुई थी, इसका जो सेकंड पार्ट था वो शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई। इसमें क्या क्या बातें हुई कि शुजाउद्दौला पर 50 लाख रुपए का युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा। यानी जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, उसमें जो अंग्रेजों का नुकसान हुआ तो उसका जुर्माना लगाया गया शुजाउद्दौला पे, और शुजाउद्दौला से कहा गया कि तुम 50 लाख रुपए की युद्ध की क्षति के रूप में दो। ठीक है, शुजाउद्दौला को देने पड़े, क्योंकि शुजाउद्दौला हारे थे, नहीं देते तो फिर उनको और भी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता। और उसके बदले में क्या किया गया, और इसमें इलाहाबाद के कड़े ज़िले अंग्रेज़ों ने शुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिए। ठीक है, जो इलाहाबाद के आसपास में जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ जगह थी, कड़े वगैरह ज़िले थे, तो वो सारे ज़िले इससे लेकर शुजाउद्दौला से शाह आलम द्वितीय को भी अंग्रेज़ों ने दे दिए। तो ये थी इस संधि के द्वितीय चरण की बातें। ठीक है, फिर ये संधि कब तक लागू रही, देखिए ये पॉइंट लिखिएगा आप लोग अपनी कॉपी में कि यह व्यवस्था 1765 से लेकर 1772 तक लागू रही या रही। इसलिए इस व्यवस्था को द्वैत शासन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था में आधी चीज़ें अंग्रेज़ों के अंडर में थीं और नाम के लिए भारतीयों के अंडर में थी, इसलिए इस शासन को द्वैत शासन कहा जाता है। ठीक है, द्वैत शासन होता क्या है, द्वैत शासन अभी मैं आपको बताता हूँ। द्वैत शासन में देखो दो तरह शासन होता है, एक दीवानी वाला और एक निजामत वाला। तो जो दीवानी वाले कार्य थे वो सारे अंग्रेज़ों के पास रहे, और जो निजामत वाले कार्य थे वो बंगाल के नवाब के पास रहे। ठीक है, लेकिन निजामत वाले कार्य भी उन्होंने बंगाल के नवाब से ले लिए थे। ठीक है, कितने रुपए में, 53 लाख रुपए के बदले में। ठीक है, कहने के लिए या सिर्फ देखने के लिए निजामत के कार्य अंग्रेज़ों के निजामत के जो कार्य थे वो बंगाल के नवाब के पास थे, लेकिन वास्तविकता में वो अंडर में किसके थे, अंग्रेज़ों के थे। इसलिए इस शासन को द्वैत शासन कहते हैं, दीवानी शासन और निजामत शासन। निजामत का मतलब होता है प्रशासनिक कार्य। देखो, इस व्यवस्था में बंगाल, बिहार और उड़ीसा ने अंग्रेज़ों में ज़बरदस्त लूट की। यानी पूरे बंगाल प्रांत में, बिहार प्रांत में, उड़ीसा में अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्त लूट की। और इस लूट का नतीजा क्या हुआ, आप लोग भी जानते हैं कि इस समय वहाँ पे जो बंगाल वाला एरिया था और ये वाला एरिया था, वहाँ पे हमारे भारतीयों को या भारतीय किसानों को बहुत ज़्यादा गरीबी, भुखमरी से गुजरना पड़ा। फिर आगे क्या हुआ थोड़ा सा और जानते हैं। शासन व्यवस्था जो थी वो क्या थी। देखो, शासन व्यवस्था उस समय दो तरह की इन्होंने बनाई थी, एक दीवानी, एक निजामत वाली। दो तरह की व्यवस्था चलती थी उस समय। तो दीवानी में क्या था, दीवानी के जो कार्य थे, दीवानी को कह सकते हैं, इसके अंदर जो कार्य थे वो थे सब टैक्सेशन वाले कार्य, यानी टैक्स जो लिया जाएगा वो इसके अंदर आएगा। और इधर कौन सा कार्य था, इधर तो ये प्रशासनिक कार्य थे, निजामत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और पुलिस व्यवस्था लागू करना। तो बेटा दीवानी या टैक्सेशन में क्या था, राजस्व वसूली से संबंधित जितने भी अधिकार थे, यानी भू राजस्व या व्यापारियों से वसूल कर जितने भी लिए जाते थे, या जितने भी सीमा कर लिए जाते थे, या जितने भी चुंगी कर लिए जाते थे, ये सारे के सारे अंग्रेज़ों ने अपने अंडर में ले लिए। ठीक है, ये दीवानी के कार्य सारे उनके अंडर में हो गए। अब निजामत के जो कार्य थे, प्रशासनिक कार्य, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले कार्य, या जो पुलिस व्यवस्था थी, वो सारी बंगाल के नवाब से भी अंग्रेज़ों ने अपने अंडर में ले ली। तो दो तरह की व्यवस्था उसमें हुआ करती थी, एक दीवानी व्यवस्था और एक निजामी व्यवस्था। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में
आगे बढ़ते हैं। तो जो दीवानी का अधिकार था बेटा वो अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया। फिर अंग्रेज इससे क्या करते थे, भू राजस्व की वसूली करते थे। तो बेटा वो एरिया कौन सा था, उसमें बंगाल प्रांत और बिहार और उड़ीसा का एरिया था। तो ये भू राजस्व की वसूली के लिए उन्होंने कुछ लोग नियुक्त करे। तो अंग्रेज़ों को तो पता नहीं कि कहाँ पे क्या है, किससे क्या है, कौन से गांव कैसे हैं, कहाँ से कितना भू राजस्व मिलेगा। तो उन्होंने इन तीनों में एरियाओं में कुछ लोग नियुक्त करे और उससे कहा कि इस एरिया का भू राजस्व हमारे लिए आप वसूल कर ला के देंगे। तो बंगाल से जो उसने एक व्यक्ति नियुक्त किया था उसका नाम था मोहम्मद रज़ा खान। बिहार से जो व्यक्ति नियुक्त किया था राजा सिताब राय। और उड़ीसा से एक व्यक्ति इन्होंने जो किया था नियुक्त जिसका नाम था राय दुर्लभ। तो इन तीन लोगों को दीवानी के अधिकार के अंडर में अंग्रेज भू राजस्व की वसूली करने के लिए नियुक्त किए थे। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग समझ गए। अब कुछ समय के बाद 1772 में, अभी तक किसकी कहानी चल रही थी, गवर्नर थे बैंसीटा। ठीक है, और अंग्रेज सेनापति था उस समय हेक्टर मुनरो और रॉबर्ट क्लाइव ये सारे काम करवा रहा था। लेकिन 1772 में भारत में बंगाल का गवर्नर बनकर वॉरेन हेस्टिंग आया। वॉरेन हेस्टिंग बहुत ही चतुर, चालाक और होशियार अंग्रेज अधिकारी था। तो इसने क्या करा, आकर ये जो दैत्य शासन व्यवस्था थी इसको ख़त्म कर दिया, ये इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का नया गवर्नर बना और उसने द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। फिर इसने क्या करा, 1772 में ही इसने रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना करी। ठीक है, राजस्व बोर्ड या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना करी वॉरेन हेस्टिंग जी ने। ठीक है, फिर इसने क्या करा, जो तीनों व्यक्ति थे, मोहम्मद रज़ा खान जो बंगाल से भू राजस्व की वसूली करता था, राजा सिताब राय जो बिहार से करता था और राय दुर्लभ जो उड़ीसा से करता था, इन तीनों के जो पद थे वो तीनों के पद समाप्त कर दिए। ठीक है, अब इसने तीनों के पद तो समाप्त कर दिए। अब सोचने वाली बात ये है कि वॉरेन हेस्टिंग ने जब ये तीनों के पद समाप्त कर दिए तो भू राजस्व की वसूली कैसे की जाएगी और भू राजस्व की वसूली कौन करेगा। तो फिर इसने क्या करा, इसने 6 प्रांतीय राजस्व परिषद का निर्माण किया। ठीक है, इसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी 1772 में, ये बात आप लोग जान ही गए। फिर इसने क्या किया, 6 प्रांतीय राजस्व परिषद या रेवेन्यू काउंसिल की स्थापना की। तो वो कौन कौन सी 6 प्रांतीय इसने जो बनाई थी रेवेन्यू काउंसिल, उनके नाम आप लोग याद रखना। नंबर 1 ढाका, नंबर 2 पटना, नंबर 3 मुर्शिदाबाद, नंबर 4 बर्धमान, नंबर 5 कलकत्ता और नंबर 6 दीनाजपुर। तो इसने 6 ये काउंसिल बनाई जिनके अंडर में फिर इसको रेवेन्यू लेना था। इसने इतने भागों में पूरे बंगाल का एरिया जो था बांट दिया। ठीक है, क्योंकि उस समय बंगाल ही सबसे बड़ी शक्ति थी और बंगाल का गवर्नर बन के आते थे। उस समय पूरे भारत का गवर्नर नहीं था, बंगाल का गवर्नर ही वो सबसे हेड होता था। तो उसने इसमें 6 राजस्व परिषद में बांट दिया राजस्व परिषद को 6 प्रांतों में। ठीक है, फिर इसने क्या करा, बंगाल को 36 जिलों में डिवाइड किया। किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने फिर बंगाल का डिवीज़न किया और बंगाल को 36 जिलों में डिवाइड किया। और फिर इसने एक पद का सृजन किया, वहाँ पे कलेक्टर या कलेक्ट्रेट के पद का इसने सृजन किया। और फिर इसने क्या कहा कि ये जो कलेक्टर मैं बना रहा हूँ यही कलेक्टर राजस्व की वसूली करेंगे। ठीक है, राजस्व की वसूली हुई तो इसने एक नया पद बना दिया जिस पद को हम लोग कलेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इसने एक नया पद बनाया जिसको कलेक्टर कहा गया और इसने उस कलेक्टर का क्या काम दिया, राजस्व वसूली का कार्य दिया। ठीक है, तो राजस्व की वसूली हेतु नए पद कलेक्टर का गठन किया गया जो कि भारतीय जमींदार आदि की सहायता से राजस्व की वसूली करेगा। तो इसने क्या कहा कि जो कलेक्टर साहब हैं वो भारतीय जमींदार की सहायता से राजस्व की वसूली करेंगे। ठीक है, तो वह भारतीय जमींदार जो कलेक्टर की सहायता करता था किसमें, राजस्व वसूली में, उसके लिए राय रायन कहा गया। ठीक है, भारतीय जो कलेक्टर की मदद करता था उसको राय रायन कहा गया। ये बात आप याद रखना कि राय रायन किसे कहते थे, तो ऐसे भारतीय व्यक्ति को कहते थे या ऐसे जमींदार व्यक्ति को कहते थे जो राजस्व भू वसूली के समय कलेक्टर साहब की मदद करता था या कलेक्टर की मदद करता था, तो उसको राय रायन कहते थे। ठीक है, बहुत अच्छे से आप सब लोग नोट करते चलना। ये थोड़ा हिस्ट्री का भी इसमें लग रहा है तड़का और बाकी तो तुम्हारी ये चली रही है भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वॉरेन हेस्टिंग की जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो थी क्या, तो इसने क्या करा, वॉरेन हेस्टिंग ने जो ज़मीन का स्वामी था वो जमींदार को नहीं माना, यानी ज़मीन का जो मालिक है वो जमींदार नहीं होगा
समस्त भूमि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की है, यानी सरकार की है। ये बात कही थी वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, ज़मीन का जो मालिक है वो जमींदार को नहीं माना, समस्त भूमि इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मानी और सरकार की मानी। इसने कहा कि जमींदार का सिर्फ इतना काम होगा कि जमींदार केवल रेवेन्यू का संग्रह करेगा, खेती करवाएगा और उसमें से रेवेन्यू आएगा उसको इकट्ठा करेगा या राजस्व को इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो कैसे ये जमींदार को पता, हम लोगों को कैसे पता चलती कि ज़मीन जमींदार की है या किसकी है? तो इसने 5 वर्षों के लिए एक बोली लगवाई, 5 वर्षों के लिए भूमि की बोली लगवाई। जो सबसे अधिक बोली लगाएगा और भूमि उसकी हो जाती थी, फिर वो उसके अंडर में, अपने अंडर में उससे खेती करवाता था और उससे राजस्व वसूल करके अंग्रेजों तक पहुंचाता था। ये वॉरेन हेस्टिंग की वो राजस्व व्यवस्था थी। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे बोली लगी तो 5 लोग उसमें बोली लगवाने गए, किसी ने 1 लाख लगाई, किसी ने 1.5 लाख लगाई, किसी ने 70,000 लगाई, किसी ने 80,000 लगाई। तो बेटा जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा अंग्रेज उतना एरिया या उतनी ज़मीन का भू राजस्व का एरिया उस व्यक्ति को दे देते थे और उससे कहते थे कि बेटा ले, अब तू 5 वर्षों के लिए ज़मीन तेरी हो गई। ठीक है, तो फिर वो 5 वर्षों तक उससे राजस्व वसूलता था उस ज़मीन से, या उस ज़मीन से जो पैदावार होती थी या किसानों से, फिर वो अंग्रेज़ों को देता था। ठीक है, तो उसने इस व्यवस्था के क्या क्या नाम दिए? तो इस व्यवस्था को इजारेदारी व्यवस्था या नीलामी व्यवस्था कहा गया या कहते थे। और भूमि की बोली लगाने वाली व्यवस्था को, या फिर इसको भूमि की बोली लगाने वाली व्यवस्था कहा गया, या फिर इसे तालुकेदारी व्यवस्था भी कहा गया। तो इतने नाम थे किसके? वॉरेन हेस्टिंग की भू राजस्व व्यवस्था के। क्या क्या नाम थे? इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है, या फिर नीलामी व्यवस्था, या फिर भूमि की बोली लगाने वाली व्यवस्था, या फिर तालुकेदारी व्यवस्था। तो 4 से 5 नाम थे वॉरेन हेस्टिंग की भू राजस्व व्यवस्था के। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इनके समय के न्यायालय के बारे में कि वॉरेन हेस्टिंग के समय न्यायालय कैसा था और क्या क्या इनके समय न्याय के क्या क्या विवरण थे। तो बेटा 2 तरह के न्यायालय थे उस समय भी, एक दीवानी न्यायालय और एक तुम्हारा फौजदारी न्यायालय। तो जानते हैं इसके अंदर में क्या क्या कार्य थे। तो जो दीवानी न्यायालय था इसमें देखो, दीवानी न्यायालय में 2 प्रमुख हुआ करते थे, एक सदर दीवानी न्यायालय हुआ करता था और एक सदर दीवानी न्यायालय, एक जिला दीवानी न्यायालय। तो जिला दीवानी न्यायालय और सदर दीवानी न्यायालय के प्रमुख कौन होते थे? तो जो जिला दीवानी न्यायालय होता था उसका प्रमुख होता था कलेक्टर, और जो सदर दीवानी न्यायालय, सदर का मतलब होता है तहसील लेवल का, तो इसमें गवर्नर का जो प्रमुख होता था इसका सदर का, तो गवर्नर जनरल होता था प्रमुख, और इसके साथ में 2 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, तो इसके दीवानी न्यायालय के कार्य क्या क्या थे? इसके बड़े जो कार्य थे, राजस्व वादों का निर्धारण या निस्तारण, यानी अगर राजस्व से संबंधित कोई भी दिक्कत है या कोई भी वाद है तो उसका निस्तारण होता था दीवानी न्यायालय में। इसके अलावा भू राजस्व की सारी प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व होती थी। कर यानी टैक्स, उत्तराधिकार से रिलेटेड सारी बातें, पैतृक संपत्ति यानी पिता पुत्र वाली संपत्ति, या कोई भूमि विवाद या कोई राजस्व वसूली वाले जितने विवाद थे वो सारे के सारे इस दीवानी न्यायालय में ही आते थे। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग फौजदारी न्यायालय की। तो इसमें भी देखो भैया 2 तरह में बांटा गया फौजदारी न्यायालय, एक जिला फौजदारी न्यायालय, एक सदर फौजदारी न्यायालय। तो जिला फौजदारी न्यायालय का अधिकारी प्रमुख कौन होता था? प्रमुख अधिकारी होता था एक कोई भारतीय अधिकारी, और उसकी हेल्प करने के लिए होते थे काजी या पंडित या मौलवी आदि लोग। और इधर सदर फौजदारी न्यायालय का प्रमुख होता था उपनाजिम, जिसको हम लोग दरोगा भी कहते थे। इसकी हेल्प कौन करते थे? लोग काजी, मुफ्ती, पंडित आदि लोग इसकी भी हेल्प करते थे। तो इसके अंडर में क्या क्या कार्य हुआ करते थे? तो इसके अंडर में जो बेटा कार्य थे, कोई किसी की हत्या हो जाए, किसी कहीं लूट पड़ जाए, कहीं डकैती हो जाए, कहीं चोरी फिरौती या मारपीट आदि हो जाए, ठीक है, या किसी का मर्डर हो जाए, या इस तरह के जितने भी केसेस थे वो सारे बेटा फौजदारी वाले केस में आते थे या सदर फौजदारी न्यायालय में आते थे, जिनकी सुनवाई या जिनका प्रमुख कौन होता था? उपनाजिम होता था। इसकी मदद करने के लिए काजी, मुफ्ती या पंडित होते थे। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने आज पढ़ा वॉरेन हेस्टिंग की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में और थोड़ा सा भारत में, आधुनिक भारत में भूमि बंदोबस्त व्यवस्था या राजस्व के इतिहास के बारे में जाना। तो साथियों कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द